नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आज का जो एडिटोरियल है जिस पर मैं एनालिसिस करने वाला हूं मैं, बेहद महत्वपूर्ण विषय है और ये इसका संबंध खुशहाली से है, हैप्पीनेस से है। और मुख्य बात यह है कि भारत जो आज दावा कर रहा है दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का, वहां के लोग खुशहाल नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो हर साल जारी होता है, उसकी रिपोर्ट में जो है भारत की स्थिति बड़ी गंभीर है। मतलब नीचे के सिर्फ 10 देशों से ही ज्यादा आगे हैं हम, बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बहुत पीछे हैं। इवन भारत के आसपास के देशों में हमसे ज्यादा प्रसन्न लोग हैं। तो खुशहाली क्यों भारत में कम हो रही है, खुशहाली का संबंध किन चीजों से है, इन सब विशेषताओं को समेटा हुआ है जनसत्ता का यह लेख, कैसे बने भारत खुशहाल। कुंदन कुमार जी का लेख है ये, और बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवन में प्रसन्नता से बड़ी कोई चीज नहीं है। देखिए, प्रसन्नता के अपने अपने पैमाने होते हैं। कई लोगों को लगता है कि जीवन में आर्थिक संपन्नता है तो प्रसन्नता है। कई लोगों को लगता है कि भाई हमारी आवश्यक वस्तुएं हमें मिल जाएं तब प्रसन्नता है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छी प्रसन्नता का प्रतीक है। तो प्रसन्नता के सबके अपने अलग अलग मायने हैं, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि भाई प्रसन्न होने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न ही हुआ जाए। हालांकि आर्थिक संपन्नता प्रसन्नता की एक कड़ी तो अवश्य है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं है। ये जो खुशहाली सूचकांक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र ऐसे रिपोर्ट जारी करता है। पहली रिपोर्ट 2012 में आई थी और उसके बाद से लगातार भारत की स्थिति पिछड़ी होती जा रही है, ठीक है ना। खुशहाली को लेकर के हमारे जो मायने हैं वो इस रिपोर्ट को ये रिपोर्ट एकदम स्पष्ट कर देती है। और खुशहाल होने के लिए क्या किया जाए, इसको लेकर के भी इसमें कुछ सुझाव हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सब बातें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर ही की जाएंगी। लेखक ने अपने इस लेख कैसे बने भारत खुशहाल में बहुत सारी बेसिक बातों को उजागर किया है। जैसे आज के युग में खुशी का संबंध आर्थिक संपन्नता से ज्यादा जुड़ गया है। व्यक्ति जब आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो वह स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास जैसे मदों पर अधिक खर्च कर पाने की हैसियत रखता है। व्यवहारिक रूप से यह उचित इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बिना बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास के खुशहाल जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चाई यह भी है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह खुश भी रह पाएगा। पर बिना आर्थिक संपन्नता के खुश रहने की बात करना आज के युग में बेईमानी ही है। बिल्कुल, लेखक ने आर्थिक संपन्नता को भी एक महत्वपूर्ण पैमाना माना है, लेकिन एकमात्र पैमाना नहीं माना उन्होंने भी। लेखक आगे लिखते हैं, विभिन्न देशों में खुशहाली के आकलन के लिए खुशहाली सूचकांक अर्थात हैप्पीनेस इंडेक्स की कसौटी पर लोगों की खुशी का अनुमान लगाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के तहत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर साल वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ष 2012 में आई थी। इसके बाद दुनिया भर में आर्थिक विकास के साथ साथ खुशहाली को भी मान्यता दी जाने लगी या महत्वता दी जाने लगी। भाई, आर्थिक विकास हो और साथ में खुशहाली भी हो। बिना खुशहाली के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेईमानी सा है भाई, है ना। जैसे आप भारत के एक पड़ोसी देश भूटान को देखें, वहां पर खुश तो हैं लोग, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। बहरहाल, वैश्विक खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट पिछले महीने आई। रिपोर्ट बताती है कि खुशहाली के मामले में पिछले साल 2021 में दुनिया के 149 देशों में भारत का स्थान 139वां रहा। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोग कितने खुशहाल हैं। यह गंभीर बात इसलिए भी है कि जो देश अगले 5-10 साल में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं, उसकी हालत यह है कि दुनिया के सिर्फ 10 देशों के नागरिक ही खुशहाली के मामले में उससे नीचे हैं।
बाकी 129 देशों के लोग उससे ज्यादा खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं। तो निस्संदेह यह भारत के लिए एक बड़ी गंभीर चुनौती है कि इस देश के लोग खुश क्यों नहीं हैं, खुशहाली के मामले में इतने पीछे क्यों हैं। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश भी भारत के उन राज्यों में से एक है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, आनंद विभाग की स्थापना भी की गई है। सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि खुशहाली सूचकांक में हमारी स्थिति बदतर क्यों है। खुशहाली सूचकांक में पूर्व के वर्षों में भी भारत की स्थिति बेहतर नहीं रही है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भी भारत को नीचे के 10 देशों में स्थान मिला था। उस समय 153 देशों की सूची में भारत 144वें स्थान पर था। वर्ष 2019 में भी हम 156 देशों की सूची में 144वें स्थान पर थे। 2018 में 133वां स्थान था। यानी दुनिया में शांति और खुशहाली का संदेश देने वाले हमारे देश में खुशहाली की स्थिति लगातार चिंताजनक ही बनी हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम खुशहाल क्यों नहीं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भरपूर संसाधन, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से भी मजबूत होने का दावा करने के बावजूद अगर हम खुशहाली के निर्धारित वैश्विक पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो यह हमारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वाकई आश्चर्य की बात है, सब कुछ है, दिख भी रहा है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर इस देश के लोग खुश नहीं हैं, तो हमारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। वैश्विक खुशहाली की रिपोर्ट बता रही है कि हमारे पड़ोसी देशों के नागरिक हमसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में चीन 84वें, नेपाल 87वें, बांग्लादेश 101, पाकिस्तान 105 और श्रीलंका 129वें स्थान पर आया है। मतलब नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहां के नागरिक हमसे ज्यादा खुशहाल हैं। दूसरी ओर सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड है। फिनलैंड आज से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से लगातार अव्वल बना हुआ है। फिनलैंड के बाद दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर आइसलैंड और 5वें पर नीदरलैंड है। मतलब यूरोपीय देशों में खुशहाली ज्यादा है। सर्वाधिक 10 खुशहाल देशों की सूची में नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रिया भी शामिल है। और बाकी देशों की बात करें तो जर्मनी 13वें, ब्रिटेन 17वें, अमेरिका 19वें और जापान 56वें स्थान पर है। हालांकि यह सुनने में अजीब लगता है कि जापान जैसा देश जो विकसित देशों में शुमार है, हर लिहाज से संपन्न है, फिर भी वहां लोग अपेक्षाकृत कम खुशहाल हैं। तो आप देखेंगे दुनिया में हम कहां पर बैठे हुए, देखिए खुशहाली के मामले में। मतलब हमारे आसपास के देश, वो हमसे, वहां के नागरिक हमसे ज्यादा खुशहाल हैं। खुशहाली के मामले में सबसे बदतर देशों में अफगानिस्तान है। हालांकि यह मुल्क पिछले कई दशकों से जिस तरह का हिंसक संघर्ष झेल रहा है, उसमें खुशहाल जीवन की कल्पना संभव नहीं है। जिम्बाब्वे और रवांडा जैसे गरीब अफ्रीकी देश भी सबसे नीचे के 10 देशों में ही हैं। ये दोनों देश लंबे समय से गृह युद्ध झेल रहे हैं। अगर ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसमें भी भारत की स्थिति सबसे खराब है। खुशहाली के मामले में ब्राजील 35वें स्थान के साथ सबसे अच्छी स्थिति में है। ब्राजील के बाद रूस 76वें, चीन 84वें और दक्षिण अफ्रीका 103वें स्थान पर है। दुनिया के अधिकांश देश अब मानने लगे हैं कि विकास एवं लोक नीतियों का सही मानदंड वास्तव में खुशहाली ही है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सरकारों के साथ साथ स्थानीय निकाय भी
खुशहाली के मापदंडों को अपनाकर नीति निर्माण की दिशा में बढ़ने को महत्व देने लगे हैं। सजग और उत्तरदायी सरकारें इस कोशिश में लगी हैं कि लोक नीतियों की ऐसी संरचना तैयार की जाए जिससे नागरिकों के जीवन में खुशहाली का स्तर बढ़ाया जा सके। कुल मिलाकर के लेखक बताना चाहते हैं कि लोक प्रशासन में भी अब एक पैमाना खुशहाली है। अगर लोक प्रशासक या शासन अपने नागरिकों को खुशहाल नहीं रख पा रही है तो शासन की नीतियों में खामी है। लेखक आगे लिखते हैं, खुशियों के मापन के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने 6 मानदंडों को अपनाया है। ये 6 मानदंड क्या हैं साहब? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, लोक विश्वास, उदारता, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और सामाजिक सहयोग को खुशहाली का पैमाना बनाया गया है। भारत की बड़ी विडंबना यह है कि खुशहाली और संपन्नता जैसे मुद्दे यहां कभी भी बहस का मुख्य विषय बन ही नहीं पाते। लिहाजा खुशहाली सूचकांक में इतना पिछड़ने पर कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती। भाई मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि भारत में इन मुद्दों के ऊपर कभी चर्चा नहीं होती। हर मुद्दे पर चर्चा होगी, टीवी पर डिबेट देख लीजिए आप, ठीक है ना। विदेश में कोई घटना घटी है, चर्चा भारत के टीवी पर हो रही है, ठीक है ना। धार्मिक मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी, महंगाई पर चर्चा हो जाएगी, पेट्रोल की कीमतों पर चर्चा हो जाएगी, मगर कभी भी किसी चैनल में, किसी डिबेट में, कहीं पर भी मैंने खुद खुशहाली जैसे विषय पर चर्चा होते नहीं देखी। मैं स्वयं कई टीवी चैनल्स में प्रवक्ता के तौर पर बैठता हूं। 10-15 सालों में आज तक मैंने खुशहाली जैसे विषय पर कोई डिबेट नहीं देखी और ना ही मैंने किसी डिबेट में भाग लिया है। तो हम लोग खुशहाली को चर्चा का विषय ही नहीं समझते। खुशहाल होने का दिखावा जरूर करते हैं, मगर खुशहाल कितने हैं ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट बता रही है। अब लेखक आगे लिखते हैं कि खुशहाली सूचकांक में दूसरे देशों से भारत का पिछड़ना वास्तव में विचारणीय है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में हम दुनिया के विकसित देशों से बहुत पीछे हैं। देश में भ्रष्टाचार का क्या आलम है यह किसी से छिपा नहीं है। खुशहाली मापन में उदारता को भी शामिल किया गया है। इतिहास गवाह है कि भारत के लोग और शासक कैसे उदार हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक की उदारता की चर्चा आज भी दुनिया करती है, परंतु हमारे देश के लोग उदारता को अब शायद भूलने लगे हैं, विसराने लगे हैं। धार्मिक उदारता को लेकर भी भारत पर अंगुलियां उठने लगी हैं। इसी तरह जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता भी हकीकत में कम ही दिखाई देती है। अपनी पसंद के हिसाब से जीवन जीना महज कागजी ख्यालात पर हैं। स्वतंत्र जीवन जीने की पहली शर्त है। आत्मनिर्भरता और व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी होगा जब वह आर्थिक रूप से संपन्न होगा। व्यक्ति तब अपनी पसंद से जीता है, तभी वह खुश भी रह पाता है। देखिए, मुझे यहां पर फ्रांसीसी क्रांति के पिता रूसो की एक बात याद आ रही है, और रूसो का यह कथन फ्रांसीसी क्रांति का आधार बन गया था। रूसो ने कहा था अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो भारत में व्यक्ति स्वतंत्र तो है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी जंजीरें लगी हुई हैं। शायद कहीं ये जंजीरें हमारी खुशहाली में बहुत बड़ी बाधा भी हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि जीवन प्रत्याशा भी खुशहाली मापक का एक तत्व है। जीवन प्रत्याशा इस बात का द्योतक है कि मानव संसाधन पर निवेश कितना किया गया है। भारत में वर्ष 2020 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.5 वर्ष और महिलाओं की 69.8 वर्ष थी।
जबकि फिनलैंड जैसे सबसे खुशहाल देश में औसत जीवन प्रत्याशा 81.1 ईयर है। भारत में जीवन प्रत्याशा का लगातार कम होना भी खुशहाली सूचकांक में हमारे स्थान को प्रभावित करता है। निस्संदेह जीवन प्रत्याशा में कमी आई है। जितने ज्यादा खुशहाल देश, वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ज्यादा। सवाल यह है कि भारत खुशहाली के वैश्विक पायदान में ऊपर कैसे आए? कैसे हम दुनिया को यह संदेश दें कि हम भी किसी से कम खुशहाल नहीं हैं? जाहिर है इसके लिए व्यवस्थागत स्तर पर आमूलचूल बदलाव के साथ प्रयास करने होंगे। भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। नौजवानों को रोजगार देना होगा। भारत में आज बेरोजगारी चरम पर है। देश की युवा आबादी के लिए यह संकट कम गंभीर नहीं है। बेरोजगारी के कारण नौजवान पीढ़ी हताशा और अवसाद में डूब रही है और इसकी दुखद परिणति आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में देखने को मिल रही है। ये सब सरकार की व्यक्तिगत खामियों का नतीजा है। अगर भारत को खुशहाल बनाना है तो हमें उन छोटे बड़े देशों से सबक लेना चाहिए जिनकी प्राथमिकता अपनी जनता का दर्द दूर करना होती है। तभी हम एक खुशहाल देश में शामिल हो पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के यहां जो व्यवस्थाएं हैं उनमें खामियां हैं, उनमें नीतिगत खामियां हैं। ये जो व्यवस्थापक हैं कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते जिससे जनता का दर्द दूर होता हो, जिससे नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बुजुर्ग असुरक्षित हैं, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य को लेकर के चुनौतियां हैं, शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं। इन सब चीजों को जो दूर कर दे तो आप देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स में, जनता के खुशी के स्तर में सुधार भी होगा। बायोलॉजिकल फैक्ट में आपको बताना चाहता हूं, हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन है, डोपामाइन हार्मोन। ये रिलीज तब होता है जब हम अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं, या जब ये रिलीज होता है तब हम प्रसन्न चित्त अवस्था में होते हैं। तो हम प्रसन्न चित्त अवस्था में कब आएंगे? जब हमें छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी, जब हमारे देश की सरकारें प्राथमिकता के साथ नागरिकों के दर्द को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में, हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्वों की कल्पना ही इसलिए की थी अनुच्छेद 36 से 51 तक में, ताकि हमारी व्यवस्था ऐसी हो जो लोक कल्याणकारी हो। लोक कल्याणकारी राज्य होना और लोक कल्याणकारी राज्य दिखना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण लेख था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई है कि भारत इतना विशालकाय देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, सब कुछ है इस देश में, सिर्फ एक चीज के, वो है खुशहाली। खुशहाली के मामले में हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? विद्यार्थियों, कल फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।